नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। देश अमृत उत्सव मना रहा है। ज़रूरत है कि हम जानें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। हम लगातार आपको एपिसोड दर एपिसोड ये कहानी सुना रहे हैं। अभी हम भगत सिंह की चर्चा कर रहे हैं, जो पिछले 5 एपिसोडों में हो चुका है। अब छठे एपिसोड में हम ये बताएंगे कि कैसे भगत सिंह ने उस इंसान को गोली मारी थी जिसने लाला लाजपत राय पर डंडे चलवाए थे और जिससे लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। कैसे वो घटना घटी थी, कैसे लाठी चले थे, कैसे भगत सिंह ने फिर आगे क्या कार्रवाई की, ये हम पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ समीर सर मौजूद हैं जो पूरी भगत सिंह की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद कई कहानियां हम आपको और भी स्वतंत्रता सेनानियों के अगले एपिसोड में सुनाते रहेंगे। मगर अभी भगत सिंह की आगे की रोचक कहानी। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, तो अब अगला क्या हुआ फिर? भगत सिंह ने होता क्या है कि इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है हमारे देश में। अंग्रेज़ों ने 1919 में एक कानून बनाया था, एक्ट बनाया था, जिसका नाम इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 था। तो उसी एक्ट में ये प्रोविज़न था कि 10 साल के बाद, मतलब इस एक्ट को लागू होने के 10 साल के बाद जो है भारत की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए एक आयोग जो है सो भारत आएगा और जो है वो जांच करके रिपोर्ट करेगा, ताकि और भारत के लिए क्या सुधार किया जा सकता है उस पर ब्रिटिश सरकार एक्शन लेगी। तो ये जो बात था, लेकिन जब भगत सिंह और उनके साथियों ने, और दूसरी बात है कि कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा लगभग निष्क्रिय हो जाने के चलते जो है एक तरफ भगत सिंह और उनके साथी जो है सो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन का, और दूसरी तरफ इसी दौर में आपको किसान और मजदूरों का भी आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। आपको याद होगा कि 1920 में जो है ये आपको एटक बन गया था, मतलब कि मजदूरों का जो है सो संगठन बन गया था, और जो है उसके बाद जगह जगह किसान आंदोलन भी होने लगा था। तो वैसे और इसी दौरान और इन सारी घटनाक्रमों का नेतृत्व जो है कम्युनिस्टों के हाथ में आ चुका था। तो होता क्या है कि ब्रिटिश सरकार घबराती है, और घबराती है तो वो एक से हम जैसो 2 साल पहले ही 1927 के लगभग लास्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा कर दी कि भारत में जो की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए जल्द ही हम एक आयोग भेजेंगे। और जो है 27 के लास्ट में ये घोषणा की, और 3 फरवरी 1928 आता है तो साइमन कमीशन की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कमीशन आपको बम्बई की धरती पर पहुंच गया। तो इसे समझ सकते हैं कि आना चाहिए 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद तो 1929 में आना चाहिए था, लेकिन जो है 27 में ही उस आयोग का गठन हो गया, और 28 की शुरुआत में ही वो कमीशन भारत आ गया। और जैसे आने की सूचना पूरे देश में फैली कि भारतीयों का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया। चूँकि वो आ रहा था भारत की स्थिति का जायज़ा लेने, और स्थिति के जायज़ा लेने के बाद क्या सुधार और क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस पर उसको रिपोर्टिंग करना था। लेकिन विचित्र अवस्था था कि उस 6 सदस्यीय कमेटी में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। भारत के बारे में फैसला करना है और कोई भारत का जैसे भविष्य तय करना था उसको, और कोई भारतीय उसमें था ही नहीं। इसी बात का भारतीयों को बहुत बुरा लगा। नतीजा क्या है कि पूरे देश में विरोध की तैयारी होने लगी। जैसे बॉम्बे में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन पहुंचा, साइमन गो बैक का नारा लगना शुरू हो गया, और देश के हर कोने में जैसो ये बात जैसो शुरू हो गई। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में जैसो आपको मद्रास में गोली चल गई इसके विरोध के चलते। लेकिन होता क्या है कि आपको अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का लाहौर आने का सूचना में हम जैसो लोगों को मिला कि अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आ रहा है। और जैसे ये सूचना पहुंचा, और हम लोग जान रहे हैं कि देश में उस समय क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा सेंटर था लाहौर, और जहाँ की भगत सिंह भी जैसो ज़्यादातर अपना समय गुजारते थे। तो कानपुर और लाहौर ये 2 सेंटर था।
क्रांतिकारियों का। तो भगत सिंह और उनके संगठन और साथियों ने साइमन कमीशन का जोरदार विरोध करने का फैसला ले लिया। लेकिन सवाल ये था कि विरोध करेंगे तो नेतृत्व कौन करेगा, चूँकि भगत सिंह की योजना थी कि साइमन कमीशन हमारे लिए एक राष्ट्रीय समस्या भी है, कि हमारा एक अपमान भी है कि उस कमीशन में कोई एक भारतीय नहीं है। इसलिए इस आंदोलन को एक ढंग से समझिए कि सर्वदलीय बनाने के बारे में उन्होंने सोचा कि केवल हमारा ही संगठन यहाँ विरोध नहीं करेगा, मैक्सिमम पार्टी और दल के लोग हमारे साथ जुड़े। उसी का नतीजा होता है कि इस आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए भगत सिंह लाला लाजपत राय से मिलते हैं। जबकि देखिएगा लाला लाजपत राय की अन्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारधारा और भगत सिंह की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। लाला लाजपत राय दक्षिणपंथी समझ के लोग थे, जबकि भगत सिंह घनघोर जैसो आपको वामपंथी समझ के लोग थे। तो वैचारिक रूप से दोनों दो छोर पर खड़े थे। उसके बावजूद भी भगत सिंह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं का काफ़ी सम्मान किया करते थे। उनको लगता था कि भाई इतना तो तय है ना कि ये लोग दिन जैसो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, भले आज़ादी के बाद किसने कैसी व्यवस्था होगी उस पर ये लोग चुप हैं, लेकिन कम से कम हमारे साथ कुछ दूरी तक तो साथ चलने के लिए तैयार हैं आंदोलन के लिए। उसी का नतीजा होता है कि ये जो है आपको लाला लाजपत राय के पास पहुंचते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व लाहौर में करें। और चूंकि भगत सिंह का वैचारिक आधार पर भले कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और देशभक्ति के सवाल पर किसी के दिमाग में इंच मात्र का भी कोई संदेह नहीं था। तो इसलिए भगत सिंह ने जब उनसे रिक्वेस्ट किया तो लाला लाजपत राय तैयार हो गए। नतीजा क्या होता है कि जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई थी कि भगत सिंह और उसका साथी प्लस और दूसरे संगठन और पार्टी के लोग साइमन कमीशन का यहाँ जोरदार विरोध करेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि आंदोलनकारियों से बचाने के लिए उस समय वहाँ एसपी था आपको एस्कॉट। तो एसपी एस्कॉट ने बहुत ही सुरक्षित और गोपनीय रास्ते से लाहौर स्टेशन से साइमन कमीशन को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लिया था। लेकिन इस बात की भी भनक भगत सिंह को लग गया था, क्योंकि भगत सिंह दिमाग से काफ़ी तेज़ थे। उनको समझ में आ गया था कि सामान्य रास्ते से तो साइमन कमीशन को ले नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ विरोध में खड़ी हो गई थी। तो उनको लग गया था कि जो एक काफ़ी जो है सुरक्षित रास्ता हो सकता है उस रास्ते से ये ले जाएगा। नतीजा क्या है कि ये अपने सबसे जो विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा जो साहसी नौजवान लोग साथी थे इनके उनको उसी जो है गोपनीय रास्ते पर ले जाके स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया। और वहाँ भी गजब की भीड़ थी इनके साथी और नौजवानों की। और जब ट्रेन आई साइमन कमीशन की और एसपी एस्कॉट जब उसको रिसीव करके उस रास्ते से निकलने के लिए पहुंचा तो वह देख करके दंग रह गया और उसका माथा ठनका कि अब हम क्या करें, क्योंकि दूसरे आम रास्ते से ले जाएंगे तो वहाँ तो और गजब की भीड़ है, और इस रास्ते से ले जाएंगे तो यहाँ पर साहसी युवा सब दिखाई पड़ रहा है। तो नतीजा क्या होता है कि कुछ देर चकराता है एसपी एस्कॉट वहाँ पर। उसके बाद उसके साथ डीएसपी सॉन्डर्स भी था। तो डीएसपी जेपी सॉन्डर्स जो था उसको जो है वो संकेत करता है लाठी चलवाने का। तो नतीजा क्या होता है कि ऐसे भी देखिएगा कि सीनियर अफसर के सामने जो जूनियर अफसर होता है तो सीनियर अफसर जो बोला तो उसको और 4 कदम से वो आगे बढ़ करके लागू करना चाहता है। तो वही सॉन्डर्स किया कि जैसे एस्कॉट ने इशारा किया वैसे इसने जो है सो सिपाहियों को ऑर्डर किया कि दनादन लाठी चला दे। और जब लाठी चलाना शुरू किया तो पहले तो भगदड़ मच गया, लेकिन जो है वहाँ पर भगत सिंह और उनके साथियों ने देखा कि लाला लाजपत राय चूँकि इस आंदोलन का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं
उन पर तो पुलिस लाठी चलाएगी ही और सबसे ज़्यादा उन्हीं पर हमला होगा। नतीजा क्या है कि भगत सिंह के साथियों ने बाजाबता चारों तरफ से घेर करके लाला लाजपत राय को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, और जिन लोगों के हाथ में छाता वगैरह था वो छाता भी उनके ऊपर तान दिया ताकि लाठी चले तो इनके ऊपर चोट ना लगे। लेकिन जब ये देखा सॉन्डर्स कि ये लाला लाजपत राय को ये नौजवान लोग घेर करके छतरी लेकर के बचा रहा है, उसके बाद सॉन्डर्स भी लाठी लेके टूट पड़ा इनके ऊपर। और उसका नतीजा होता है कि आपको लाला लाजपत राय को लाख बचाने के बाद भी गंभीर रूप से चोट लगा, कंधा में, सीना पर, सिर पर। और हालांकि उसके बाद भी ये नौजवान लोग नहीं भागे, आम लोग तो वहाँ से तितर बितर हो गए थे, लेकिन भगत सिंह के साथी लोग जैसे इसके बाद भी नहीं भागे और जोरदार विरोध जैसो ये लोग करते रहे। एक तरफ साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगता था, दूसरी तरफ भारत हमारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और तीसरी तरफ जो है इंकलाब जिंदाबाद का ये लोग नारा लगाते रहे। और जब ये हुआ, तब जब लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय जो है सो घायल हुए, तब विरोध में शाम में जो है कांग्रेस पार्टी ने विरोध सभा का आयोजन किया लाहौर में। लाहौर में जब आयोजन हुआ तो वहाँ ज़बरदस्त भीड़ पहुँची जो है, और जब भीड़ पहुँची तो उसी भीड़ में जो है घायल होने के बाद भी लाला लाजपत राय भाषण देने के लिए आए, और उन्होंने काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी हुई लाठी अंग्रेजी राज के कफन में आखिरी कील साबित होगा। ये जब उन्होंने भाषण दिया तो नौजवानों और देश के आम लोगों में काफ़ी हिम्मत बढ़ा। तो सर ये सब सुनकर अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो असल देखिए, आप उस समय के नेताओं और क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता के नायक का भूमिका, ईमानदारी और त्याग और तपस्या देखिए, और अभी के हमारे नेताओं का चाल चलन जैसो देखिए, लगता है कि वो क्या थे और ये हम आज के डेट में हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। हमारे आज के नेताओं का तो भाजपा के गडकरी ने यही बात तो कही है सर, ये गडकरी साहब ने कहा, गडकरी ने इसी तरह की बात की, और जिसका नतीजा है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड से वो से भी उनको बाहर कर दिया। जबकि कभी उनके लिए भाजपा ने अपना पूरा संविधान बदल दिया, लगातार उनको दूसरी बार अध्यक्ष वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे। वही है समझने की बात कि क्या हमारे जो जैसो पूर्वज लोग रहे, राष्ट्रीय आंदोलन के नायक लोग, क्या वो थे, क्या उनकी सोच थी, और आज हम कहाँ पहुँच गए। तो सर आगे की रोचक कहानी में अब यानी सॉन्डर्स का कैसे क्या आगे क्या सुनाएंगे? क्या होगा कि जैसे उसके बाद क्या होता है कि लगभग नवंबर का महीना आता है, नवंबर का महीना आता है तो लाला लाजपत राय गंभीर रूप से जो चोट उनको लगी, उसके चलते वो अंततः नवंबर 1928 में उनका निधन हो जाता है। और जब निधन होता है तब उसके बाद ये जो क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह और उनके साथी, उनका खून खौल उठता है। उसके बाद ये लोग उनकी हत्या को देश का अपमान मानते हैं, और उसका नतीजा होता है कि इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए ये लोग अपने सिर पर कफन बांध करके तैयार हो जाता है। तो अब अगले एपिसोड में, हाँ, उसको हम लोग अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सॉन्डर्स को मारने के लिए भगत सिंह ने प्लान बनाया, और किस तरह से सारे क्रांतिकारियों ने एक नीति के तहत एक बड़ी प्लानिंग करके, और ये काफ़ी रोचक है कि किस तरह से हत्या की गई सॉन्डर्स की, किस तरह से पोस्टर लगा दिए गए, और किस तरह पुलिस को चकमा दिया गया। ये सारी कहानियां हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।